हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है सुपर टेट की। जिन लोगों ने अभी जूनियर का फॉर्म डाला है तो उनका अभी टेट होगा 18 अप्रैल को। उसी के लिए स्पेशल अभी 18 तारीख तक ये क्लास चल रही है। सी टेट के लिए अब उसके बाद में चलेगी आपके यूपी टेट। सी टेट की उसके बाद में चलेगी, जितनी भी क्लास होगी सारी। लेकिन इससे पहले आपको जूनियर का जितना भी इसमें सिलेबस है, आपको हिस्ट्रिकल, मैंने सबसे पहले आपको ज्योग्राफी का कुछ परिचय दिया था, उसको पढ़िएगा पहले। आज हिस्ट्री का है। एक दिन में आपको हो सकेगा कि दो दो प्रोवाइड भी करा दी जाएगी वीडियो, दो दो सब्जेक्ट की, या फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों में से। उसके साथ करंट की भी आपको एक पूरी क्लास दे दी जाएगी, पिछला जितना भी हो चुका है सारा। ये स्पेशल सिर्फ जूनियर टेट के लिए है, 18 अप्रैल तक ही है। उसके बाद आपकी सिर्फ टेट की तैयारी होगी, सुपर टेट की जो प्राइमरी होगा, फिर उसके लिए आप लोगों के अलग से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी को, जिन लोगों का अभी सुपर टेट है ये, उसके लिए, ताकि उनकी आराम से तैयारी हो सके। आप लोगों को कल ज्योग्राफी का जो सेशन था वो पहला सेशन था, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया गया था कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में। आज आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। हो सकेगा तो 18 अप्रैल तक आप लोगों की पूरे का पूरा सिलेबस भी करा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारा प्राचीन भारत है, आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हम किसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं प्राचीन भारत के बारे में, कि यहाँ से हमें प्राचीन शिलालेख मिले हैं। इस तरीके से अगर हमें भारत पुराने इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किस तरीके से मिल सकते हैं। आपको पता होगा कि किस तरीके से मिल सकते हैं। या तो हमें पुराने शिलालेख मिल सकते हैं, उसके बाद या फिर हमें गुहा लेख मिल सकते हैं, या फिर आपकी जितनी गुफाएं होती हैं उनसे संबंधित मिल सकते हैं। कुछ आपके पास सामग्रियाँ भी मिलती हैं। उसके बाद आपके कुछ पुराने सिक्के भी मिलते हैं, या फिर पुस्तकें, बुक्स, जितनी भी यहाँ पे उस टाइम पे लिखी गई थी उस तरीके की जितनी आपकी पुस्तकें हैं उनसे भी आप लोगों को मिल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस तरीके के शासक थे या फिर उनके रूल्स थे। इसके बारे में आपको शिलालेख भी मिलते हैं, उन पे वहाँ पे उनके नियम लिखे होते हैं। सामग्रियाँ मिलती हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या प्राप्त हुए थे, जो खुदाई होती है वहाँ से। सिक्के भी आपको बहुत प्रकार के मिलते हैं, किसी ने सोने के सिक्के चलाए, किसी ने चांदी के सिक्के चलाए, किसी ने प्रोटीन के, किसी ने शीशे के, इस तरीके के सिक्के चलाएं। किस तरीके का शासक था, शासक उस समय क्या था। तो इस तरीके की जितनी भी आपको सामग्री चाहिए या फिर जिनके इनके बारे में आपको पता करना है, तो सिर्फ हम शिलालेख, गुहालेख, कुछ सामग्रियाँ मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं, पुस्तकें मिलती हैं, इनके माध्यम से ही हमें समझ सकते हैं कि उस तरीके के क्या थे, वहाँ पे क्या स्थायी निवास था या फिर वहाँ पे भट्टों का निर्माण था। उसके बाद यहाँ पे दूसरे से कितने कैसा व्यापार किया जाता था, शासक कैसे थे, उनके नियम क्या थे, किस तरीके से शासक करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें सिर्फ इनसे ही प्राप्त हो सकती है, पुरानी जानकारियाँ। इसमें आपके पास कुछ शिलालेख हैं जिनके बारे में आपसे हमेशा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सबसे पहला अगर शिलालेख की बात करें तो रोमनी देही है। रोमनी देही का अगर जिन लोगों ने इसे पढ़ी है तो उसे पता होगा कि रोमनी देही शिलालेख क्या होता है। रोमनी देही शिलालेख से ही हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, रोमनी देही, और इसी से ही पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था, कब हुआ था। इसके बारे में अगर हमें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए होती है तो रोमनी देही अभिलेख से ही हम पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और जानकारी मिलती है, कर से जानकारी। यहाँ पे इसने कर समाप्त किया था, इस तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं कि वहाँ पे भी जो व्यापार होता था, किस तरीके का व्यापार होता था, कर से संबंधित थी। रोमनी देही से गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को इसके शिलालेख से प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके के जो शिलालेख होते हैं इनके माध्यम से ही तो हम पता कर सकते हैं कि कब इनका जन्म हुआ था, कैसे शासक थे, किस तरीके से थे, इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ये महात्मा बुद्ध कहलाए। इनके बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख ऐसे होते हैं जिनसे इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा अभिलेख आपको पता होगा, साहगोरा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, साहगोरा का ताम्र अभिलेख। अब ये भी पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल का था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल पे अकाल पड़ा हुआ था। इसके जब वो अकाल पड़ा था तो फिर वो कहाँ पे पहुंच गया था, कर्नाटक में पहुंच गया था, श्रवणबेल गोला पे। और वहीं पे ही यहाँ पे बुक प्यासे संलेखन की प्रक्रिया होती है।
जो जैन में होती है, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे कहाँ पे, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ हमें क्या पता चलता है, अकाल के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं किससे, शाहगोरा से। क्योंकि जब अकाल पड़ रहा था तो उस समय यहाँ पे इनकी किस तरीके से हेल्प की गई, किस तरीके से उसने कार्य किया, क्या नहीं किया, इस सब की जानकारी हमें शाहगोरा का ताम्र अभिलेख से पता कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका क्या है, भाभु अभिलेख। ये आपका शिलालेख है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये भाब्रू है। भाब्रू शिलालेख के पता चलता है अशोक के बारे में, कि यहाँ पे एक अशोक था, शासक था, कैसा शासक था, महान शासक क्यों कहलाया, उसने ऐसा क्या कार्य किया कि वो महानता के उस पे शिखर पे पहुँच गया। पहले जब उसने क्या किया था, पहले वो कितनी हत्याएं करता था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और बाद में उसमें किस तरीके से उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और किस तरीके से उसने लोगों की मदद करनी शुरू की, हिंसा नहीं करने पर उसने बल दिया सबसे ज़्यादा। उसने बहुत देशों में अपना क्या किया, प्रचार प्रसार भी किया। किस चीज़ का, बौद्ध धर्म का। उसने ये बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा प्रचार किया था अशोक के काल में। और किस तरीके से का वो शासक था, इसके बारे में भी जानकारी आपको भागवत शिलालेख से मिलती है ना। इस अगर ये शिलालेख हमें ना मिले या इनके बारे में कुछ पता ना बर पाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई अशोक शासक भी था या चंद्रगुप्त मौर्य भी का पहले अकाल भी पड़ा था, या फिर कोई प्राकृतिक आपदाएं भी आती थी, या इस तरीके का कोई शासक होता था। इतने महान शासक भी हुए कि इन्होंने इसके लिए ये भी किया। कुछ लोगों ने तो शासक के लिए कभी किसी ने शादियाँ भी की थी, उसके बाद शादी नहीं की तो युद्ध कर लिए, युद्ध नहीं किए तो किसी और तरीके से कर लिया, दोस्ती कर ली, अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। इन सब की जानकारी हमें इन शिलालेख से, इनकी सामग्रियों से, इस तरीके से ही तो पता चलती है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई अशोक भी शासक था। उसके बाद ये 4 आपका क्या है, नाना घाट। इनको ज़रूर लिखिएगा क्योंकि इन शिलालेख से आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए। नाना घाट क्या है, नाना घाट आपका एक अभिलेख है। इस अभिलेख से किसकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, सातवाहनों की। इसे सातवाहनों की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब सातवाहनों की जानकारी कैसे होती है, ये दक्षिण भारत में थे, गोदावरी नदी के पास आंध्र प्रदेश में यहाँ पे पढ़ते थे। उसके बाद सातवाहन इतने महान थे कि उन्होंने किसके, पोटीन के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए। उसके साथ भूमियाँ भी दान करते थे, क्योंकि इनकी महिलाएं दूसरा धर्म अपनाती थी, पुरुष दूसरा धर्म अपनाती थी। इन्हें पूरी आज़ादी थी। यहाँ पे पितृसत्तात्मक शासक नहीं था, यहाँ पे मातृ सत्तात्मक था। माताएं भी अपनी मर्जी से, महिलाएं भी अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकती थी, और पुरुष भी अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता था। यहाँ पे भूमियाँ भी बहुत ज़्यादा दान की जाती थी, ब्राह्मणों को अलग अलग मुफ्त में दी जाती थी। कोई कर या टैक्स नहीं था ऐसा कि वहाँ से उनसे लिया जाता था। इसीलिए इनके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ मिलती है। सातवाहन के सतकर्णी के बारे में, सतकर्णी के बारे में क्या जानकारी मिलती है, साथ में यहाँ पे मिलती है, और भूमिदान। इस तरीके का पता होना चाहिए कि सातवाहन था जहाँ पे महिलाओं को भी धर्म अपनाने का अधिकार था अलग से, पुरुषों को भी अलग था, भूमि दान करने का अधिकार था, मात्र सत्तात्मक शासक थी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 2-3 प्रकार के सिक्के चलाए, पोटीन के सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के, इनकी बहुत सारे प्रकार के सिक्के चलाए, लेकिन सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। और ये पूछा गया था कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के चलाए हैं या नहीं चलाए हैं, इस तरीके क्वेश्चन, तो उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं। उसके बाद आपका 5 क्या है, नासिक अभिलेख। अब ये नासिक अभिलेख कहाँ है, ये भी पता होगा कि नासिक कहाँ है। नासिक में आपके मौसमी जो फल होते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के। और ये गोदावरी यहाँ पे क्या है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके लिए बहुत फेमस है ये। अब दूसरी बात यह है कि नासिक अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है यहाँ पे। यहाँ आपने पता पढ़ा होगा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जितनी भी जानकारियाँ मिलती है वो नासिक अभिलेख से मिलती है। उसके बाद की सातवाहनों की, और उसके साथ जितने भी और अभिलेख, जितनी ही सातवाहनों से संबंधित और भी जानकारी है, वो सारी जानकारियाँ भी आपको किससे मिलती है, नासिक अभिलेख से ही मिलती है। इनके बारे में इनको लिख लीजिएगा कि रुक्मिणीदेवी क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी देता है, शाहगोरा कैसे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी देता है कि वहाँ पे अकाल पड़ रहा था, किस तरीके से उन्होंने कार्य किया, कैसे किया,
भागरू अभिलेख से अशोक के शासक के बारे में सारी जानकारी मिलती है। नाना घाट क्या है, ये सातवाहन सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरीके से वो ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे। मात सत्तात्मक शासक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था। यहाँ पे महिलाएं अपने अनुसार कोई भी धर्म अपना सकती थी, भूमि दान कर सकती थी। उसके बाद नासिक अभिलेख में जो उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी सारी की सारी आपको नासिक अभिलेख में मिलती हैं, लेकिन गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, 6 है यहाँ पे भीतरी अभिलेख। अब ये भीतरी अभिलेख आपने पढ़ा होगा ज़रूर। भीतरी अभिलेख के बारे में क्या है कि हूणों का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में आपको जानकारियाँ मिलती है। यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हूणों के आक्रमण के बारे में हमें किस अभिलेख से पता चलता है। हूणों के आक्रमण के बारे में हमें सारा अभिलेख कहाँ से मिलती है, भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे भारत में हूण भी आए थे और हूणों ने यहाँ पे आक्रमण भी किया था। उसकी जानकारी हमें इस भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद आपका 7 क्या है, जूनागढ़। जूनागढ़ आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जूनागढ़ अभिलेख क्या था। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले क्या था, संस्कृत भाषा का अभिलेख था। ये पहला ऐसा था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख को मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है। उसके साथ आपको स्वयंवर के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। स्वयंवर के बारे में कि किस तरीके से राजाओं की लड़कियों राजकुमारियों के स्वयंवर होते थे, किस तरीके से वहाँ पे उनकी शादियाँ होती थी, इसके बारे में भी आपको जूनागढ़ से ही पता चलता है। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपका क्या है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील के बारे में भी यहाँ पे संपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, किससे, जूनागढ़ अभिलेख से। अभी सुदर्शन झील का है, गुजरात में है। उसके बाद इससे ये क्यों पता चलता है कि सुदर्शन झील क्यों फेमस है, वहाँ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये सिंचाई के लिए इन्होंने बहुत ध्यान दिया। या फिर आपसे पूछ सकता है कि सिंचाई के लिए संबंधी हमें जितनी जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ से मिलती है। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का इन्होंने निर्माण करवाया था और ये सबसे पहला था जहाँ पे आपको संस्कृत भाषा का ये पहला अभिलेख मिलता है। कौन सा, जूनागढ़। और इसमें बहुत सारे लोगों ने सुदर्शन झील के बारे में ही हमें यहाँ से पता चलता है। सुदर्शन झील में इन्होंने बहुत सारे शासकों ने इसमें काम किया था। किसी ने इसकी टूट फूट की मरम्मत करवाई, किसी ने फ्री में करवाई मरम्मत। इसलिए ये पता होना चाहिए कि जूनागढ़ अभिलेख क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला है। स्वयंवर के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के बारे में सिंचाई पे जो बल दिया गया था वो आपको जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरण। एरण आपका क्यों प्रसिद्ध है। अब एरण आपका क्यों प्रसिद्ध है ये भी पता होना चाहिए। एरण क्या है, ये एमपी में मिला था। कौन से, सागर जिले में, क्योंकि ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो एरण अभिलेख मिला था वो एमपी के किस जिले से मिला था, वो आपको मिला था सागर जिले से। उसके बाद ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले सती प्रथा के बारे में अगर हमें जानकारियाँ मिलती है तो वो एरण अभिलेख से मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समुद्रगुप्त की पत्नी के बारे में जानकारियाँ मिलती है कि वो यहाँ पे सती हो गई थी। इसलिए सती प्रथा के बारे में अगर हमें जानकारियाँ मिलती है सबसे पहले तो वो एरण से मिलती है। एरण अभिलेख कहाँ है, एमपी में है। एमपी में किस जिले में है, सागर जिले में है, यहाँ से। उसके बाद लास्ट आपका क्या है, 9 है यहाँ पे, एहोल। अब ये एहोल कहाँ है, ये बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है, आपका कर्नाटक में है। जिनसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए वो आपको पूरा करवाए जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एहोल कहाँ है, बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि चालुक्य वंश का एक शासक था। चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशित द्वितीय। अब ये पुलकेशित क्यों फेमस था, पुलकेशित द्वितीय का और हर्षवर्धन का यहाँ पे एक युद्ध होता है जो कि आपका नर्मदा नदी पर होता है और यहाँ पे पुलकेशित द्वितीय जीत जाता है, हर्षवर्धन हार जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि हर्षवर्धन और पुलकेशित द्वितीय इन दोनों के युद्ध के बारे में यहाँ पे जानकारियाँ मिलती हैं। कहाँ से, एहोल से। एहोल कहाँ है, बीजापुर कर्नाटक से है। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट आपके कुछ अभिलेख थे जो आपको बताए गए हैं। इन अभिलेख को अगर आपके याद नहीं रहते, इन अभिलेख को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इनको जरूर पढ़िएगा, साथ में लिखिएगा भी। अब आपको दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं। ये तो आपके हुए क्या, अभिलेख, शिलालेख ऐसे होते हैं। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि सिक्के कैसे थे या किन्होंने किस तरीके के सिक्के चलाए, उनके बारे में हमें किस तरीके की जानकारियाँ मिल सकती है।
अब आपने पढ़ा होगा कि सिक्के सबसे पहले आहत सिक्के थे। आहत सिक्के कैसे थे कि एक प्रकार की मोहर थी कि हमने कोई चीज़ ली उस पे हमने ये आहत सिक्के की मोहर लगा दी थी। सबसे प्राचीन सिक्के ही आपके क्या थे? आहत सिक्के थे। इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या होगा कि सातवाहनों ने किस तरीके सिक्के चलाए। सातवाहनों के सबसे बहुत ही सिक्के थे। सबसे पहले आपके पोटीन के सिक्के, उसके बाद शीशे के सिक्के, उसके बाद आपके चांदी के भी सिक्के यहाँ पे भी चले थे। लेकिन आपको याद रखिएगा कि इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलवाए। इस चीज़ का आपको पहले पता होना चाहिए। प्रोटीन के सिक्के, बहुत सारी धातुओं के सिक्के चलाए इन्होंने थे, कांसे, सीसा, जस्ता सबके चलाए, लेकिन सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि इन्होंने नहीं चलाए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुषाण वंश का एक शासक था, बिमकड़िफसेस। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। अब ये बिमकड़िफसेस कौन था? कुषाण वंश का था। आपसे बिमकड़िफसेस के बारे में ना पूछ के वो कुषाण वंश में पूछ सकता है कि सबसे पहले किस वंश ने सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बिमकड़िफसेस ने चलाए थे, और वो भी कुषाण वंश का शासक था। इसने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। अगर आपसे ये ना पूछ के ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त वंश में चलाए गए थे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या चलाए। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने क्या चलाए थे? सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछेगा कि सोने के सिक्के किसके शासन में चलाए गए, तो वो आपके गुप्त शासन में चलाए गए थे। और सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण वंश के बिमकड़िफसेस ने चलाए थे। और बहुत सारी धातुएं के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों के शासकों में चलाए गए थे अलग अलग धातुओं के सिक्के। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। साथ में आपको एक चीज़ और बता दी जाती है, जैसे आपकी पुस्तकें हैं, पुस्तकों के बारे में भी हमें बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं। अब ये पुस्तकें क्या होती हैं? जैसे आपकी बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, कल्लण की राज तरंगिणी जो बहुत फेमस है यहाँ पे। कल्लण की आपको एक बार नहीं बहुत बार मिलेगी यहाँ पे। ये क्या थी? आपकी राज तरंगिणी थी। उसके बाद आपको क्या मिलता है? रामायण मिलती है, महाभारत मिलते हैं, इनसे भी हमें जानकारियाँ मिलती है। वेद मिलते हैं, आपके पुराणों से भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद आपकी मनुस्मृति के बारे में जानकारी मिलती है, जो मनु ने लिखी थी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मनु से यहाँ पे जानकारियाँ मिलती है। उसके बाद और भी फेमस है आपका क्या? चाणक्य। चाणक्य की अर्थशास्त्र के बारे में भी, राजनीति के बारे में यहाँ पे जानकारियाँ मिलती हैं। ये भी किसी के शासक में रह के इन्होंने काम किया था। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर्षचरित भी लिखी गई थी। हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। ये हर्षवर्धन के बारे में, उनके शासक के बारे में यहाँ पे जानकारियाँ मिलती हैं। तो आपका पोर्शन था आज पहला ही, कि किस तरीके से हमें पुरानी जानकारियों की प्राप्त होती है, या फिर हम उसके शिलालेख के बारे में जानकारियाँ मिलती है, भीतरी अभिलेख से मिलती है, कुछ सिक्के मिलते हैं। उसके बाद पुस्तकें के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि पुरानी चीज़ें किस तरीके से थी, वहाँ पे किस तरीके के सिक्के चलाए जाते थे, अलग अलग क्या चीज़ें फेमस हुई थी। जैसे अब आपको इसके बाद में स्टार्ट की जाएगी आपकी पहली हिस्ट्री। कहाँ से? पूरा पाषाण काल से। पाषाण काल क्या थे, पूरा पाषाण काल क्या थे, मध्य पाषाण काल थे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है पूरा। मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे आराम से पढ़िएगा। ये आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आपको आराम से धीरे धीरे वो चीज़ें भी समझ आ जाएगी। उसके बाद आपको ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर रखी है, वहाँ से उसे ज्योग्राफी भी ज़रूर पढ़िएगा। ये 18 तारीख का आपका पूरा सिलेबस है, इसे पूरा कराया जाएगा। और जो लोग दे रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसे ज़रूर कीजिएगा।